नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ सुदीप शाह, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और साथ ही ऑल को दबाइए ताकि मेरा आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे जिसका बहुत दिनों से ड्यू था और बहुत दिनों से पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपका जो इंतज़ार है, वेट है, वो ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, आज मैं 2008 के बारे में चर्चा करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जब अपना लास्ट वीडियो बनाया था पी रेशियो पे, तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या बॉटम बन चुका है और अब कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हो कि निफ्टी जब टूटेगा तो कहाँ तक आ सकते हैं। तो मैंने आज वो सब कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कुछ लोगों ने लिखा कि 6000, कुछ लोगों ने लिखा 4000 और ऐसे ऐसे मतलब, और कुछ लोगों ने कहा कि बॉटम बन चुका है। और जो लोग 6000 4000 लिखा है, तो मैं उन लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और आप लोग जिस आधार पे सोच रहे हैं, आप लोग वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ग्रह नक्षत्र ही कुछ ऐसी है। और अगर आप ग्राफ को देखेंगे कि एक शार्प फॉल था और शार्प एक वी शेप रिकवरी हुआ है, अचानक से 4000 पॉइंट का रैली, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जो। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉटम नहीं बना है। वो क्यों नहीं बना है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो 31 जुलाई से पहले निफ्टी का एक स्ट्रक्चर था। नीचे जो सबसे लोएस्ट जो पी रेशियो आया था वो 10 के आसपास था। आई थिंक वो 2008 पे आया था। और 31 जुलाई से पहले निफ्टी का पी रेशियो जो था वो 30 के ऊपर कभी भी क्रॉस नहीं किया था हिस्ट्री में। लेकिन 31 जुलाई को वो हुआ पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। निफ्टी 50 का पी रेशियो जो है वो 30 के ऊपर है और प्रेजेंट में वो 32 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो लास्ट वीक में उसका लाइफ टाइम हाई था आई थिंक अराउंड 32.09 और फ्राइडे को फिर से क्लोज हुआ 32.08 के आसपास। तो इट इज़ ट्रेडिंग इट्स पी रेशियो इज़ नियर टू इट्स लाइफ टाइम, और आप कह सकते हैं कि उसका लाइफ टाइम हाई पे है। तो टेक्निकली बोलता है कि पी रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स को, जिसको हम लोग सब फॉलो करते हैं, तो उसका जो पी रेशियो है 5 से 35 के बीच घूमता है। तो हो सकता है कि इधर जब बॉटम बनाने जाएगा तो ऊपर में जितना पी रेशियो 30 के ऊपर गया है, तो जब बॉटम बनाएगा तो 10 के उतना ही नीचे ये चला जाएगा। ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। जो जब आएगा तो हम उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो अगर आप देखोगे कि कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ हेडलाइंस, बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस आने लगा था कि बहुत ही ये इतिहास का सबसे शॉर्टेस्ट बियर मार्केट था। बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस आया था। तो फिर वो सारे हेडलाइंस को आरबीआई का गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास साहब ने आके सब शांत कर दिया कि उन्होंने खुद आके कहा कि जो स्टॉक मार्केट का जो कंडीशन है और वो इकोनॉमी से बिल्कुल ही हेल एंड हेवन डिफरेंस है, ज़मीन आसमान तो का डिफरेंस है स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी, और अदर आई शुड से ग्लोबल इकोनॉमी में। स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रहा है? जीडीपी के लिक्विडिटी के कारण स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा तेज़ी है। इस सिस्टम में इतना सारा लिक्विडिटी हुआ है, इतना सारा रेट कट्स। फिर अगर आप देखोगे कि अमेरिका में सरकार क्या कर रहा है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहा है, तो लोग बैंक में मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहा है सरकार से, तो क्या कर रहे हैं लोग सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है और विद द होप ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स। याद कीजिए ग्रेट डिप्रेशन 1929 के उस समय क्या हुआ था। मैंने इसी चैनल में आपके तो डिस्कस किया था कि लोग जो है बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में निवेश करता जा रहा था और वो अचानक से एक बबल क्रिएट हो गया और वो अचानक से वो बबल बस्ट भी हुआ था। तो वही तो सिचुएशन है कि मतलब इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है और स्टॉक मार्केट को देखिए एक नए आसमान की तरफ
दौड़ रहा है। एनीवेज, तो मैंने आपको कहा था कि ये डिप्रेशन का एक संकेत है, तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम जैसे बताया था कि 2008 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2008 के चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ समय में पीछे ले जाना चाहता हूँ, 2001 के समय, 1999 2001 के समय में, जहाँ पे .com बबल बस्ट हुआ था। क्योंकि 2008 और .com बबल का जो सिनारियो है वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, और इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से नोट कीजिएगा। तो 2000 तो .com बबल में क्या हुआ था, अचानक से स्टॉक का प्राइसेस बढ़ गया था, और बढ़ के वो क्या हुआ, गिर गया उस समय मार्केट। तो ये 2001 में मार्केट क्रैश हुआ था, और उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब फेड का जो इंटरेस्ट था वो 1% था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो होता है वैसा ही वहाँ के फेड कट बोलते हैं, फेड रेट, तो वो 1% के आसपास हो गया था। और लोगों का एक टेंडेंसी है कि जब जब इंटरेस्ट रेट को सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट को घटाता है तो वो बैंक से पैसा बाहर निकाल लेता है और कहीं और पे निवेश करते हैं, ताकि उन लोगों का जो पैसा है वो जो मतलब आइडल बैठा है वो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बेहतर रिटर्न दे सके बैंक के मुकाबले। तो उस समय क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा तो लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सारा गिरावट आ चुका था। और उस समय एक अमेरिकन गवर्नमेंट से भी एक लोगों को इनकरेज किया जा रहा था कि लोग को घर खरीदने में, ठीक है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट लोगों को घर खरीदने में इनकरेज कर रहे थे। तो उसके लिए लोग, काफ़ी सारे लोग बैंक्स के पैसा लेने शुरू किए थे, और अचानक से रियल एस्टेट के दाम बढ़ने लगे। और इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा कि इसका प्राइसेस बहुत सारा जल्दी से बढ़ रहा है, तो लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि अचानक से इसका प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक्स जो था पहले जो लोग घर खरीदना चाहते थे उन लोगों को लोन्स दे रहे थे, ओके। तो वो लोन्स तो बैंक के पास तो लोन्स देते देते बैंक्स के पास पैसा ख़त्म हो गया। तब यहाँ पे क्या क्या बैंक्स पैसा फंड्स रेज करने के लिए ये जो जितना सारे लोन्स दिए थे इसको सेल करने लगे। जी हाँ, ये सब जितना सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, जैसे एक का नाम तो आपने सुना ही होगा कि लीमैन ब्रदर्स, फिर जेपी मॉर्गन, ये सब मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। तो इन लोगों को क्या किया कि बैंक्स जो है इन सब लोन्स को बेचना लगे, और उसके बदले में ये इन्वेस्टमेंट बैंक से ये लोग पैसा उठाते लगा। तो इस समय रियल एस्टेट का बहुत ही अच्छा मतलब क्या था, एक डिमांड था, प्राइसेस बढ़ रहा था, तो ये क्या क्या बैंक्स को आसानी से पैसा मिलने लगा। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है ये सारे जो मतलब लोन्स लिए थे इसको एक कॉम्प्लेक्स मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाकर CDOs नाम से बेचा जाना लगा, जिसका नाम था कोलैटरल डेब्ट ऑप्शन, जी सॉरी, कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑप्शन इसका नाम था। तो इसको बेचे, इसके नाम पे ये वापस इसको इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू किया, और जो इन्वेस्टर्स इसको खरीदने लगा, क्योंकि इसका जो इनडायरेक्टली ये भी तो एक मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही हो रहा था, तो इन्वेस्टर्स इसको खरीदने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को इस CDOs पर डाउट होने लगा, इसीलिए क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इसको बूम हो गया कि डाउट होने लगा। तो अचानक से AIG जो उस समय के बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी हुआ करता था, और काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आगे आने लगा, और ये CDOs को जो है इंश्योर करना शुरू किया। जी हाँ, ये CDOs जो था वो अब इंश्योर करना शुरू हुआ, और उसको एक नए नाम से बेचा जाना शुरू हुआ, जिसका नाम था CDS, जिसका अर्थ था क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। और एक ख़ास मज़ेदार बात यह था
कि अगर आपके पास CDOs नहीं था तो भी आप CDS खरीद सकते थे। इस CDOs और CDS में का जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई रेगुलेशंस नहीं था। जो जितना हो सके CDOs ले रहे थे, CDOs बेच रहे थे, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 2005 से धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुआ। अभी क्या था, इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास था और धीरे धीरे 2005 से बढ़ना शुरू हुआ। तब क्या हुआ था, लोगों को बैंक को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा था। तो अचानक से थोड़ा तो काफ़ी, तो यहाँ से क्या हुआ कि लोगों को रीपेमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, क्योंकि अगर आपको पहले में सस्ते में लोन मिल रहा था तो वहाँ से अचानक से 1% से अगर वो 2-3% आ जाता है तो, और अगर आप बहुत सारे अमाउंट पे लोन लिया है तो वो काफ़ी सारा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो 2005 से यहाँ पे शार्प राइज हुआ था और तब तक आते आते मतलब 2006 या 2007 आते आते ये 5% तक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा और इसके कारण है कि लोग जो है डिफ़ॉल्ट करने लगे लोन्स पे। अब जो लोग डिफ़ॉल्ट हो रहा था उसको बैंक उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके ऑक्शन करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि रियल एस्टेट का जो प्राइस है उस पर शार्प गिरावट आया। जी हाँ, अब इसमें क्या हुआ, सपोज़ आपने जो घर पहले ख़रीदा था 1 करोड़ रुपए से, उसका वैल्यूएशन अब करीब 25-30% में गिरावट हुआ था। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए से घर लोन लेके घर खरीदते हैं और उस घर का वैल्यूएशन जो है 75 लाख या उसके नीचे आ गए, तो क्या लोग उसको चुकाने में इंटरेस्टेड होंगे? तो कुछ लोग इस यहाँ पे जानबूझ के भी डिफ़ॉल्ट करने लगे। तो इसके वजह से जो है बैंक्स को तो पहले से पैसा मिल गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स और उस समय जो इंश्योर किया था, मतलब ये CDOs को, वो उस लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और वो एक वक्त ऐसा आया कि AIG उस समय का जो सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी था, उसको बेल आउट करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट में $85 बिलियन इन्वेस्ट किया। मतलब उस $85 बिलियन से अमेरिकन गवर्नमेंट ने AIG को बेल आउट किया। तो इसके बाद एक एक करके इन्वेस्टमेंट बैंक्स फेल होने लगा, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को टेक ओवर कर गया, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स मर्ज हो गया, बंद हो गया, जिसमें से एक का नाम था लीमैन ब्रदर्स। तो आपको सबको ही पता है। तो 2006 से जो जिसका शुरुआत हुआ था उसका अंत जो हुआ 2008 के नवंबर में। जी हाँ, 2006 से ही इसका रिसेशन स्टार्ट हुआ था ना, कि 2006 से ही तो इसका प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा तो लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे, तो वही तो उसका ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन बॉटम कब बना था स्टॉक मार्केट में? 2008 के नवंबर में। अगर आप इतिहास देख लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने रिसर्च किया था कि ये जो क्राइसिस एक समय आया था और उसका जो एंड हुआ था वो करीब करीब 2 से 3 साल बाद हुआ था। जी हाँ, हर एक बड़ा क्रैश में यही हालत हुआ है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल जो है उसको मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कालपुरुष की कुंडली को देखेंगे तो वहाँ पे जो मेष लगन से शुरू होता है, तो उसमें से हर कुंडली में यहाँ पे ज्योतिष में 4 घर होता है जिसको केंद्र कहा जाता है। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। कालपुरुष के चार्ट से अगर आप बोले तो 1st हाउस जो है एरीज, 2nd हाउस मतलब 4th हाउस जो है वो कैंसर, फिर 7th में जो आता है वो है आपका लिब्रा, और 10th में जो आता है वो है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जब जब सैटर्न ये 4 में से किसी एक हाउसेस में आता है, तब तब स्टॉक मार्केट में या फिर इकोनॉमी में या दोनों में ही एक क्लीन अप प्रोसेस से गुजरता है। जी हाँ, सही सुना है। जब जब सैटर्न इन 4 राशि में से, राशि क्या है? एरीज,
फिर कैंसर, फिर लिब्रा और फिर लास्ट में है कैप्रिकॉर्न। अभी सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न में है। इन 4 हाउसेस में जब जब किसी हाउस में ट्रांजिट हुआ है तब तब स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आया है, और वो बहुत बड़ी करेक्शन है। जैसे 2020 में तो आपको तो देख ही लिया है कि कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ है। तो अब 2008 का जो मतलब ट्रिगर पॉइंट था वो 2006 से स्टार्ट हुआ था, और 2006 में सैटर्न ने क्या किया था, वो कैंसर में ट्रांजिट हुआ था। 1999 पे जब .com बबल फूटा था तब कहाँ था, एरीज में था। जी हाँ, और मैं याद कीजिए मैंने उस वीडियो में आप लोगों से ये भी कहा था कि वो मेरा पुराने वाला पी रेशियो पे कि मैं आप लोगों को एक 1990s से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जाऊंगा। तो आज मैं उस इंटरेस्टिंग फैक्ट को शेयर करने जा रहा हूँ कि इतिहास ने देखा है कि जब जब सैटर्न ने कैप्रिकॉर्न साइन में आया है तब तक एक फिनेंशियल सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा क्लीन अप हुआ है। एक बहुत सारे जो है जो रॉन्ग डूइंग्स, जो गलत चीज़ है वो सामने निकल कर आया है। और उसका रिसेंट एग्जांपल है जब सैटर्न ने लास्ट कैप्रिकॉर्न में आया था 1990s में, तब हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था 1992 में। और सैटर्न जो है हर राशि में 2.5 साल तक रहता है। 1990s में आया, 1990s का आई थिंक सितंबर के आसपास आया था, और ये 1992 में हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो इंडियन हिस्ट्री, जो स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में बहुत ही एक ख़राब समय कहा जा सकता है। और उसके बाद ही जो है इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस एट्सेट्रा आया था। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है तब तक फाइनेंशियल सेक्टर में, ये दुनिया के किसी भी जगह में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी जगह में कहीं से भी एक मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ एक क्या कह सकते हैं, बहुत एक तहलका मचाने वाला खबर आपको मिल सकता है आने ये 2022 के आसपास तक। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बॉटम बन चुका है? बहुत सारे लोग, जिसका जवाब तो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं जो आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ कि बॉटम आप लोगों के हिसाब से बॉटम कब बनेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि 2008 के पीछे का जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है वो क्या था, और साथ ही साथ जो बॉटम जो बनेगा उसका भी जवाब मुझे दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जहाँ पे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।